नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं नीलम मलकानिया। किसी भी देश की वैज्ञानिक प्रगति के स्तर का आकलन करना हो तो वहां की अनुसंधान गतिविधियों के स्पेक्ट्रम, उसके पूरे विस्तार के दोनों छोर देखें तो काफी हद तक इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे देश का उदाहरण लें तो पिछले कुछ महीनों की कुछ उपलब्धियां ही पर्याप्त हैं। विस्तार ही नहीं, विषय की शब्दशः गहराई को भी समझने के लिए। आकाश की ओर नजर डाली जाए तो चंद्रयान और आदित्य L1 अपने आप में चमकते सितारे प्रतीत होते हैं। और उसमें 4 चांद लगाता है निसार, यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार सैटेलाइट, जिसका हाल ही में बेंगलुरु में परीक्षण किया गया। पृथ्वी का सूक्ष्म निरीक्षण करने वाला ये उपग्रह 2024 की शुरुआत में नई ऊंचाइयां छुएगा। पृथ्वी विज्ञान, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन जैसे बिंदुओं को समाहित किए हुए आते हैं अंतरिक्ष से सीधे हमारे महासागर की गहराइयों तक। भारत के पहले मानवयुक्त डीप ओशियन मिशन समुद्रयान की अपनी तैयारियां चल रही हैं। योजना है सबमर्सिबल जलवाहक मत्स्य 6000 के माध्यम से 3 मानवों को महासागर की गहराई में 6 किलोमीटर तक ले जाकर वहां के इकोसिस्टम का अध्ययन करने की। यानी नभ तो नभ, जल भी। अब जरा वापस धरती पर आया जाए। ऐसा कोई आयोजन है तुम्हारे पास जहां देश का आम व्यक्ति, यहां के अनुसंधानकर्ता, हमारे विज्ञान के छात्र या वैज्ञानिक अभिरुचि से प्रेरित कोई इनोवेटर एक ही जगह एकत्रित होकर वैचारिक मंथन कर पाए? बताओ। है तो सही, बस थोड़ा सा इंतजार। आगामी जनवरी में फरीदाबाद में आयोजित होने वाला 6ठा इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। मेरी मानो तो वहाँ 2-1 दिन बिताकर आओ। विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रगति को लेकर जितने भी प्रश्न तुम्हारे मन में है ना, उनके आंशिक जवाब तो तुम्हें वहीं मिल जाएंगे, वो भी अलग अलग पहलुओं से। और हाँ, मैं भी चलूंगी IISF। जरूर जरूर। मेरा तो वहाँ मुख्य मकसद होगा देश के नवोन्मेषी छात्रों की उत्सुकता और कल्पनाशीलता का अध्ययन करना। वो भी तो हमारे भविष्य के टिमटिमाते तारे हैं। बिल्कुल हैं, लेकिन पत्रिका में फिलहाल एक छोटी सी मुलाकात नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन गांधीनगर गुजरात के निदेशक खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद सी रानडे के साथ, उनकी संस्था के बारे में। देखिए, जैसे राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य वही है कि जो तृणमूल स्तर के नवप्रवर्तक है, यानी ग्रासरूट इनोवेटर्स, जिनके पास किसी भी प्रकार की पदवी जिसको कह सकते हैं या कोई डिग्री उपलब्ध नहीं है, जो आम तौर पर अपने गांव में, अपने गैरेज में कहीं ना कहीं काम करते हैं और नई नई चुनौतियों को सामना करते हुए कुछ नवाचार करते हैं, कुछ नवप्रवर्तन करते हैं, उनको एक प्रकार से एक मान्यता मिले, उनके नवप्रवर्तन के माध्यम से रोजगार पैदा हो, इस प्रकार की जो पूरी श्रृंखला है, जिसको हम एक इकोसिस्टम कह सकते हैं, उस इकोसिस्टम में लाके उनकी जो अपनी बौद्धिक संपदा है, जिसको रिजर्व करने की या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, उसको बांधने की हमने कोशिश करते हैं। और उसके साथ ही साथ इस नवप्रवर्तन को एक अच्छे स्तर पर, प्रोटोटाइप स्तर पर लाने के लिए मेरे सभी सहयोगी वैज्ञानिक और साथ ही साथ में पूरे भारत में विज्ञान के क्षेत्र में एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाली सभी संस्थाओं के साथ मिलकर अनुसंधान करते हुए उन नवप्रवर्तन को एक अच्छे स्तर पर लाकर प्रोटोटाइप डेवलप करना और उनको इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से उनको एक कमर्शियलाइज कैसे किया जा सकता है, उसकी हम सतत रूप से प्रयास करते हैं। और उसी के माध्यम से मैं ये कह सकता हूं कि लगभग आज 140 से ज्यादा इन ग्रासरूट लेवल इनोवेटर्स के माध्यम से बनी हुई टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज किया गया है। लगभग 450 से ज्यादा पेटेंट NIF के पास है, जो इन नवप्रवर्तकों के नाम से हैं, जिसमें हम अपने नाम से कुछ नहीं लेते हैं। उन ग्रासरूट लेवल इनोवेटर्स को इस सभी बौद्धिक संपदा का जो महत्वपूर्ण भाग है वो उन्हीं के नाम पे दिया जाता है। और इसी के माध्यम से अगर मैं संक्षिप्त में कहूं तो आज भारत सरकार का जो सबसे उच्चतम स्तर का जो
एक प्रकार से अवार्ड है जिसको हम पद्मश्री कहते हैं, चौथे नंबर का। ऐसे हमारे ग्रास रूट इनोवेटर्स 13 है जिनको नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के माध्यम से उनको नर्चर किया गया है और उनको सबसे पहले नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने रिकॉग्नाइज किया है, और ऐसे पद्मश्री के लिए हम भी गौरव महसूस करते हैं। बस चलते चलते चूंकि संस्था की बात हो रही थी, क्या गांधीनगर में भी राष्ट्रीय स्तर का कुछ आयोजन करते हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि फाइन नाम का हमारा जो कार्यक्रम है, फेस्टिवल फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन कार्यक्रमों को भी हम भारत के अलग अलग जगह पर करते हैं। इनफैक्ट नमिता जी आपको जरूर बताएंगे कि ये कार्यक्रम दिल्ली से बाहर भी जाने के लिए प्रयासरत हैं, और जिस प्रकार से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय हमें सहयोग करेगा, उस प्रकार से हम इस कार्यक्रम को भी देश के अलग अलग कोने में ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। अर्थात दिल्ली की कुछ अपनी उपलब्धियां हैं जिसके कारण हम दिल्ली में उसको करना ज्यादा पसंद करते हैं, और लगभग देश के हर कोने से आने वाला विद्यार्थी दिल्ली के प्रति अपनी एक महत्वता समझता है, जिसके कारण दिल्ली में करना भी हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन अन्यथा हम भारत के हर जगह पर भी करने के लिए उत्सुक हैं। NIF के निदेशक डॉक्टर अरविंद रानिडे के उद्देश्यों का विस्तार करते हुए विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार। मेरा नाम नमिता गुप्ता है। मैं इंस्पायर मानक प्रोग्राम की प्रमुख हूँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से। नमिता जी, ये बताइए कि NIF तो इसको ऑर्गेनाइज कर ही रहा है, इंस्पायर मानक को, तो DST का इसमें क्या रोल होता है? एक्चुअली भारत सरकार की एक पहल काफी पहले शुरू हुई थी कि हमें बच्चों में नवाचार को प्रेरित करना है, बच्चों में क्रिएटिविटी को उजागर करना है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक स्कीम चलाई, इंस्पायर मानक, और फिर 2016 में इस इंस्पायर मानक स्कीम को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक इनिशिएटिव था, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, उसके साथ अलाइन किया गया। तो जब उसके साथ अलाइन किया गया तो अब ये इंस्पायर मानक प्रोग्राम स्टार्टअप इंडिया के साथ अलाइन होकर के पूरे भारत के स्कूलों के बच्चों को, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों से हों, चाहे वो अर्बन एरियाज से हों, और किसी भी तरह के स्कूल, मतलब आप कहिए कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर के त्रिपुरा, नागालैंड, दूर दराज के सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को हम प्रेरित करते हैं कि अपने स्कूलों में बच्चों को आप प्रेरित करें कि वो नए नए नवाचार लेकर के आएं। तो इसमें 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के बच्चे अपने जो भी वो नवाचार के आइडियाज बनाते हैं वो उसको हमारे पास भेजते हैं, और इसके लिए हमारा एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे वो आइडियाज सबमिट करते हैं। तो जब वो आइडियाज आ जाते हैं तो उन आइडियाज को, जैसे कि अभी मेरे सहयोगी भी आपसे बात कर रहे थे, उन्होंने आपको बताया कि 10 लाख के आइडियाज का एक टारगेट लेकर के हम चल रहे हैं। तो 10 लाख के आइडियाज में से जैसे इस साल हमारे पास 7.5 लाख आइडियाज आए हैं, उसमें से फिर हम इनको एक अलग अलग लेवल पे इन बच्चों को इंटरेक्शन कराते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, फिर स्टेट लेवल हो, और फिर नेशनल लेवल का कंपटीशन। ये राष्ट्रीय लेवल की प्रदर्शनी जो आप देख रहे हैं, इसमें राष्ट्रीय लेवल की ये प्रदर्शनी भी है और एक कंपटीशन भी है। इसमें से फिर 60 बच्चे जो निकल के जो सेलेक्ट होंगे उनको हम एज ए विनर डिक्लेयर करके और उनकी एक फेलिसिटेशन सेरेमनी करते हैं। तो ये एक 3 दिन का प्रोग्राम होता है जो कि हर साल किया जाता है, और इसकी हम जो कॉल निकालते हैं वो हर साल निकलती है। तो यानी जो भी बच्चे 6th क्लास से 10th क्लास के हैं वो सब इसमें सहभागी हो सकते हैं। कई बच्चे देख के ऐसा लगा कि बिल्कुल ही दूर दराज के क्षेत्र के हैं, और न जाने उन्होंने वो संसाधन कैसे इकट्ठा किए होंगे अपने स्कूल के माध्यम से। इनोवेशन के लिए ठीक है, और संसाधनों की आगे और जरूरत बढ़ती होगी, तो कहीं कोई कमी तो नहीं महसूस हो रही है? यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब बच्चों ने, जैसे मैंने बताया कि 7.5 लाख जो आइडियाज हमारे पास आए, उसमें से हमने जिन आइडियाज को उसके बाद एक प्रोसेस के थ्रू उन आइडियाज को सेलेक्ट किया, तो 52,000 आइडियाज जो हमारे पास आए, उसमें हर बच्चे को 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और जो आपने अभी संसाधन की बात की, तो बच्चे उस आइडिया पे जब काम करते हैं और अपना उस आइडिया को एक प्रोजेक्ट की जब एक शक्ल देते हैं, तो वो उसके लिए वो 10,000 रुपए उनको काम आते हैं।
और फिर उसके बाद 10,000 रुपए के अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उनको हर प्रदर्शनी में जाने के लिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे वो नेशनल लेवल हो, उनको पूरी सपोर्ट देता है ना। जैसे ये जो बच्चे दूर दराज के इलाकों से आए, कोई बच्चा आपने देखा होगा कोई त्रिपुरा से आया, कोई मणिपुर से आया, कोई पांडिचेरी से आया, तो इन बच्चों का पूरा उनका आने जाने का खर्चा, उनके रहने की व्यवस्था और उनको इस प्रदर्शनी से रिलेटेड जितना भी उनका जो संसाधन की उनको जरूरत है वो सब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग प्रोवाइड करता है। डीएसटी से डॉक्टर नमिता गुप्ता को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। इतनी सारी बातें हुई, अचानक याद आया वो क्या? कि अगले महीने राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण दिवस है। दुर्भाग्य से कार्बन उत्सर्जन जैसा पृथ्वी का शत्रु हर तरफ अपनी विकराल छाप छोड़ता है, अदृश्य होते हुए भी। वो तो है, लेकिन एक बात कहूं, बुरा तो यूं लगता है कि कार्बन उत्सर्जन में तुम्हारे और मेरे जैसे आम लोग भी अपना योगदान देते रहते हैं। पूरे विश्व में हमें इसका पता भी नहीं चलता रोजमर्रा की जिंदगी में। क्यों ना इसी बात पर मिला जाए आईआईटी बॉम्बे से जुड़े सौर ऊर्जा विशेषज्ञ प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी से। मजे की बात यह है कि पिछली बार जब मैं इनसे मिली थी तब उनके कपड़े सिलवटों से भरे थे, जैसे घर में एक प्रेस भी ना हो कपड़ों की खातिर। अच्छा, ये क्या बात हुई? देखते हैं उन्हीं से पूछकर। एक व्याख्यान में आपने कहा था कि धरती को बुखार है। अब चिंता तो होती है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि बुखार है कितना और हुआ क्यों है। वेल, अभी जो मैं कहता हूँ धरती को बुखार है क्योंकि धरती का तापमान 2.1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ चुका है, और हमारा शरीर का तापमान भी जब 2 डिग्री बढ़ता है 100 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट में, तो हम बोलते हैं बुखार है। तो वैसे ही धरती को भी बुखार है, और इसका जो कारण है, मूल कारण जो हम सब लोग कार्बन का उपयोग करते हैं, कार्बन के स्रोत पेट्रोल, डीजल, कोयला, एलपीजी, सीएनजी का, और ये सब ग्रीन हाउस गैसेस है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो ग्रीन हाउस गैस है जो कि गर्मी को ट्रैप करने का काम करती है। इस समय धरती के वातावरण में करीब 50% एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसलिए धरती का जो एनर्जी को ट्रैप करने का, पकड़ने की जो क्षमता है वो 50% बढ़ चुकी है। इसलिए धरती को बुखार आया है, और उसका जीता जागता उदाहरण है कि हमारे ज्यादा कभी हीट वेव्स आती है, ज्यादा कोल्ड वेव्स आती है, कभी तूफान आता है, आंधी आता है, सूखा पड़ता है, जंगलों में आग लग रही है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। ये सब हमारे आंखों के सामने हो रहा है, हम सब इसको सुनते हैं। हर हफ्ते कुछ ना कुछ खबर हमें दुनिया के कहीं से आई जाती है, भारत देश में भी हो रहा है। तो ये बुखार आ गया है, और उसका एक ही कारण है एनर्जी का उपयोग, और उसका एक ही सॉल्यूशन है सही एनर्जी का उपयोग। मनुष्य का जीवन, या कहें तो गलत नहीं होगा कि इस धरती पर हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, सबका जीवन सोलर से चलता है। हम जो खाना खाते हैं, श्वास लेते, पानी पीते, सोलर पे रहता है। तो हमें वापस सोलर ऊर्जा पे 100% आना पड़ेगा, चाहे वो हमारा लाइट चलाना हो, पंखा चलाना हो, खाना खाना हो। जब तक हम 100% वापस सोलर पे जीवन नहीं जिएंगे, ये जो क्लाइमेट चेंज वाली समस्या है, जो जलवायु परिवर्तन हो चुका है, इसको हम हल नहीं कर सकते। मैं सभी दर्शकों को हमेशा यही कहता हूं कि सिर्फ पेड़ पौधे लगा के इसको हल नहीं कर सकते, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने से इसको हल नहीं कर सकते। धरती सीमित है, धरती की जरूरतें सीमित होना चाहिए, और सीमित जरूरतों को लोकल सोलर ऊर्जा के माध्यम से पूरी करना चाहिए, तब जाके हम इस बुखार को ठीक कर सकते हैं। प्रोफेसर चेतन, सोलर, आपने बात तो बहुत सही कही, लेकिन मेरे मन में एक और सोलर को ही लेके एक चिंता है जो मैं अभी पूछूंगा आपसे। सबसे पहले, क्योंकि हमारा कार्यक्रम सुनने वाले लोग बिल्कुल आम श्रोता भी होते हैं, क्या हम जो हमारी दिनचर्या शुरू होते ही छोटे छोटे काम करते हैं हम लोग तैयार होने के लिए, क्या हम उनमें भी कोई प्रदूषण का स्रोत देख सकते हैं? न सिर्फ दिनचर्या शुरू होने के, बल्कि आधुनिक मनुष्य का जीवन ऐसा हो गया है कि हर सेकंड, कहना गलत नहीं होगा कि हर सेकंड हम प्रदूषण करते हैं। जो दिखता है वो अलग बात है, जो नहीं दिखता वो तो और ज्यादा होता है ना। जब हम ब्रश करते हैं तो प्रदूषण करते हैं, जब हम चाय पी रहे हैं तो प्रदूषण, क्योंकि चाय पीने के लिए मैंने एलपीजी का उपयोग किया होगा, तो एलपीजी को जलाने की कार्बन डाइऑक्साइड निकला होगा, वो भी प्रदूषण हो गया।
मैं यदि कपड़े पहन रहा हूं तो मैंने एनर्जी का उपयोग किया, क्योंकि कॉटन को पैदा करने के लिए खेत जोतना, उसमें केमिकल्स डालना, फर्टिलाइजर, उसको बड़ा करना, फिर उसमें से रुई निकालना, धागा बनाना, कपड़ा बनाना, सब में एनर्जी लगी, मतलब प्रदूषण हुआ। मैं ऑफिस जा रहा हूं तो प्रदूषण हुआ, मैं काम कर रहा हूं तो एनर्जी। तो आधुनिक जीवन ऐसा हो गया है कि हर सेकंड हम किसी न किसी कारण से प्रदूषण के या कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के जिम्मेदार हैं। अब मैं उस सवाल पे आता हूं जो मेरी मूल चिंता थी। आपने कहा कि सौर ऊर्जा की तरफ हमें मुड़ना चाहिए, बात तो सही है, लेकिन अब उसको सौर ऊर्जा को ट्रैप करने के लिए आपको बड़े बड़े पैनल्स भी लगाने पड़ेंगे, तो क्या उसमें कार्बन एमिशन का रिस्क नहीं है? उसमें भी है, परंतु जब हम कोयले की बिजली उपयोग करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हर दिन कोयला जलाना है ना। आपको जब एनर्जी चाहिए तब कोयला जलेगा, तभी आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। परंतु सोलर पैनल ऐसा कि एक बार आपने बना लिया तो 25 साल तक आपको बिजली आउटपुट देगा। तो सोलर पैनल के कारण भी एमिशन होता है, क्योंकि सोलर पैनल बनाने में जो हमको मटेरियल लगेंगे, कांच लगेगा, सिलिकॉन लगेगा, उसको खड़ा करने के लिए लोहा लगेगा, कॉपर, ये सब में लगेगा, परंतु कोयले की तुलना में कम है। परंतु ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जीरो नहीं है। सोलर एनर्जी का भी जीरो असर होगा धरती के वातावरण पर, ऐसा नहीं कह सकते हो, कम होगा पर जरूर होगा। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एनर्जी का उपयोग करना, सोलर एनर्जी का उपयोग करना क्योर है, पर किसी भी एनर्जी का उपयोग नहीं करना प्रिवेंशन है, जो कि 1000 गुना अच्छा है। तो मैं हमेशा एज ए प्रोफेसर लोगों को ये बताता रहता हूं कि आज तक हमने जीवन में ये सीखा है चीजों को कैसे करना, हाउ टू डू थिंग्स, परंतु आज के बाद हमें यह सीखना चाहिए हाउ नॉट टू डू थिंग्स। कैसे जीवन में चीजों को नहीं करें, कैसे एसी का उपयोग नहीं करें और जीवन अच्छा चले, कैसे ट्रेवल नहीं करें और काम हो जाए, कैसे कम कपड़े पहने और काम हो जाए, कैसे कम में काम चलाएं, वो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है यदि इस धरती पर मनुष्य जीवन को सस्टेनेबल बना के रखना है तो। प्रोफेसर चेतन, चलते चलते अचानक मेरी नजर आपकी शर्ट पे पड़ी और ऐसा लग रहा है कि या तो आपके वहां पर जो कपड़े प्रेस करने वाले होते हैं उनकी या तो हड़ताल है, या फिर आपने कुछ सोच के ऐसे कुछ इसको पहना है। क्या राज है इसका? मैंने अपने कपड़ों पर प्रेस नहीं करता, और करीब 5-6 साल से मेरे घर पे न फ्रिज है, न एसी है, न गीजर है। उसका राज नहीं है, उसका सिंपल यही है कि जैसे मैंने कहा ना, हर एनर्जी के उपयोग से कार्बन एमिशन होता है। मैं प्रेस कपड़ों की बात करूं तो यदि एक जोड़ी पे यदि हम प्रेस करते हैं, पैंट शर्ट पे प्रेस किया, तो लगभग 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, 150 से 200 ग्राम, जो कि बहुत है। और हम कितना हर दिन आए दिन करते हैं। तो कम एनर्जी में कैसे जीवन जीना, वो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा खुशी देने वाला है, कम नुकसानदायक है। तो इसलिए हर वो काम जो अवॉइडेबल है अवॉइड करना चाहिए। जैसे बिना कपड़ों के प्रेस करने से ना मेरी सुंदरता में कमी आती है, ना मेरे स्वास्थ्य में कमी आती है, मैं वैसे ही खुश हूं। तो हर चीज जो अवॉइडेबल है हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कपड़ों पे प्रेस करना अवॉइडेबल है, कम लाइट, 4 की जगह 3 लाइट चलाना, तो उसमें 1 लाइट अवॉइडेबल है, कभी पैदल से जाके सब्जी बाजी लाना, गाड़ी से नहीं जाना, अवॉइडेबल है। तो जो अवॉइडेबल है वो जरूर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी हम उपयोग करते हैं वो बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने कहा ना उत्सर्जन होता है, जब एक बार कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाती है, जो हमको दिखती नहीं, कलरलेस और स्मेललेस गैस है, जो हमको दिखता है वो प्रदूषण है, वो है ना पार्टिकल्स का प्रदूषण है, पर कार्बन डाइऑक्साइड दिखती नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, और एक बार जब हवा में जाती तो एवरेज 300 साल का लाइफ है उसका। मतलब आज यदि मैंने एनर्जी का उपयोग किया, आज यदि मैंने कपड़े प्रेस किए, उसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा उसका असर इस धरती पर 300 साल रहेगा। आज यदि मैंने एलपीजी पे खाना पका के खाया है, या मैंने पेट्रोल डीजल जला के गाड़ी चलाई, तो उसका असर धरती पर 300 साल रहने वाला है। सोचो कितना खतरनाक काम है। जब मुझे यह एहसास हो गया कि मैं जो करता हूं बड़ा खतरनाक है, तो मैं कोशिश करता हूं कि कैसे चीजों को नहीं किया जाए, अवॉइड किया जाए। इसलिए मैंने अपने कपड़ों पे प्रेस नहीं किया है, और मैं बिना प्रेस के कपड़े पहन के खुश रहता हूं। पर्यावरणविद प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। पता है, कल यानी 26 नवंबर को भारत और विज्ञान के लिहाज से क्या खास है? मुझे पता था तुम मेरी परीक्षा लेने के लिए ये सवाल जरूर पूछोगे। तो कल है संविधान दिवस, और हमारा संविधान आर्टिकल 51A के तहत हमारे मूलभूत कर्तव्यों में वैज्ञानिक सोच को भी शामिल करता है। बिल्कुल सही। हमारी विधि व्यवस्था भी
वैज्ञानिक प्रगति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, खासतौर से नागरिकों के अधिकारों को लेकर। इन दिनों पूरे विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिंदुओं को कानूनी तौर पर टटोला ही जा रहा है। ऐसे में हमारे देश का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 प्रौद्योगिकी और कानून के बीच एक सेतु सा प्रतीत होता है। बात की जाए पुणे स्थित एआई एंटरप्रेन्योर विनय फडणीस से, देखते हैं क्या कहते हैं ये। कानून और टेक्नोलॉजी ये बहुत पुरातन काल से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते आए हुए हैं। जब भी कोई नया प्रकार का कानून आता है उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी को मुड़ना पड़ता है। कोई भी कानून जब भी किसी बड़े प्रजाति या किसी बड़े देश के लोक संख्या के अनुकूल आता है, उसके हिसाब से जब भी टेक्नोलॉजी मुड़ती है अंततः भला लोगों का ही होता है। क्योंकि ये सब मिलके, अगर आप सोने का ही उदाहरण ले लो, सोने में एक हॉलमार्क होता है। अगर ये हॉलमार्क ना हो तो सोने की खरीदी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि उस मार्केट में भरोसा ही नहीं रहेगा। जैसे हॉलमार्क आ जाता है, जैसे वो सरकार का ठप्पा आ जाता है कि ये जेन्युइन है, तब लोग उसे आसानी से विश्वास कर सकते हैं उसके ऊपर। अभी ये सब जब टेक्नोलॉजी में आता है तब अभी सोने से भी ज्यादा कीमती, ज्यादा मूल्यवान अपना खुद का डेटा है। मतलब आपका खुद के इमेजेस, आपके खुद के ऑडियोज, आपके खुद के फिंगरप्रिंट्स, आपके फेस स्कैन्स, बॉडी स्कैन्स, ये पूरा डेटा जब आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को, किसी दूसरे कंपनी को देते हो, तब अभी सरकार का कहना यही है आप उस निर्णय के केंद्र बिंदु होने चाहिए। दूसरा कोई कॉरपोरेट, दूसरी कोई कंपनी आपसे बिना पूछे आपका डेटा का व्यापार नहीं कर सकती है। जब आप आपके खुद के डेटा के मालिक हो जाते हो तब आप चुन सकते हो कि कौन सा कॉरपोरेट, कौन सी कंपनी, कौन सी गवर्नमेंट एंटिटी कैसे कहाँ आपके डेटा का यूज कर रही है। विनय, आपका तो पूरा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। इस लॉ की हम बात कर रहे हैं, डीपीडीपी, उसमें आपको तो बहुत नुकसान होने का चांस है कि आप बिल्कुल उस घेरे में आ जाएंगे कि सोने के गहनों के उदाहरण पे ही जाना चाहूंगा। एकदम स्टार्टिंग के कुछ स्टेजेस में थोड़ा नुकसान हो सकता है, बट अगर हम एक बड़े कालावधि को देखेंगे, लेट्स से 5 साल 10 साल के बड़े कालावधि को, तब किसी भी रेगुलेशन से फायदा ही होता है। क्योंकि जो हमारा एंड कस्टमर होता है, जो एंड यूजर होता है, उसका जब भरोसा बढ़ता है सिस्टम में, क्योंकि उसको बैक करने वाले गवर्नमेंट एंटिटीज है, लॉ एंटिटीज है, पुलिस एंटिटीज है, गवर्नमेंट बॉडीज है, ये सब लोग जब इसको बैक करते हैं तब एक क्लैरिटी आ जाती है। भारत के बाहर से जब पैसा भी भारत में आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाती है, उन लोगों को भी क्लैरिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इस क्लैरिटी को लेके उनके पास भी क्लियर आइडिया होती है कि कौन सी चीज में इन्वेस्ट करे, कैसा करे, इसका आगे की ट्रेजेक्ट्री क्या हो सकती है, आगे जाके कौन सी चीज कैसे अफेक्ट कर सकती है बड़े पॉपुलेशंस को। 6-7 महीने तक थोड़ा लॉस भी नहीं कहूंगा मैं, थोड़ा वर्क कल्चर चेंज हो सकता है, बट उसके बाद अनलिमिटेड अपसाइड जैसा ही माहौल बन सकता है। विनय, हमारे आम श्रोताओं को ये बताइए कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया में लेटेस्ट क्या चल रहा है, मतलब सार बताइए उसका। अभी सबसे एआई में जो सबसे बहुत ज्यादा मशहूर हुआ एप्लीकेशन है उसे चैट जीपीटी है। वो तो अभी सबको पता है कि आप एक एआई को एक इंसान की तरह धीरे धीरे सिखा सकते हो। इंसान यानी इसके पास अभी फीलिंग्स नहीं है, इसके पास ये समझ नहीं है, पर इसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इसके पास बहुत सारी एनालिसिस है जो इसने पूरे इंटरनेट से ली है। अभी इसको अगर आप कंपैरिजन तौर पे देखोगे तो ये किसी भी इंसान के ब्रेन से 1000 गुना बड़ी है। तो अभी मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज चैट जीपीटी ही है। और अभी इसके एक एक एप्लीकेशन हम देख रहे हैं कि अभी इंडस्ट्रीज में कैसे यूज हो सकता है। अभी हेल्थ केयर में चैट जीपीटी आ रहा है कि हर एक छोटी छोटी चीज के लिए डॉक्टर अगर नहीं मिल रहा है, किसी दूर दराज के किसी गांव में डॉक्टर नहीं है अवेलेबल, तो जल्दी से फोन खोल लो। अभी इंटरनेट, जनरल डेटा सर्विसेज अभी हर जगह पहुंचे, तो वहां से अपना फोन खोलो, चैटबॉट्स पे जाओ, चैट जीपीटी को पूछो मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, अभी इसका क्या रिपरकेशन है, अभी मैं क्या दवाई ले लूं। थोड़ा तो प्राइमरी डायग्नोसिस चैट जीपीटी ही आपको दे देगा। तो इस तरह से मेडिकल, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, एडवाइजरी, बहुत अलग अलग चीजों में चैट जीपीटी
ऊपर आ रहा है और लोगों की जिंदगी बहुत एफिशिएंट कर सकता है, बहुत इजी कर सकता है। आमतौर पर एआई का एक आम आदमी की जिंदगी में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? आमतौर पर आप सुबह जब भी उठते हो तब से जब आप रात को वापस सोने जाते हो तब तक ऑलमोस्ट हर एक चीज में एआई आपको यूज होता है। फॉर एग्जांपल, जब आप सुबह उठते हो, आप फोन में यूट्यूब देखोगे, इंस्टाग्राम देखोगे, उस पे उन टूल्स में से होम पेज जो उसका होता है वो आपको मैक्सिमम टाइम उसके ऊपर स्पेंड करे इस हिसाब से डिजाइंड होता है। अब आप मैक्सिमम टाइम उसके ऊपर कैसे स्पेंड करोगे, जब आपको वो जो दिखा रहे हैं वो पसंद आ रहा है। अभी आपकी पसंद ये लोग कैसे देखते हैं, तो पहले आपने जो देखा है कंटेंट, जैसा देखा है, वो एक के ऊपर एक वो पूरा डेटा लेयर करके उनको पता चलता है कि ये इस बंदे की पसंद है, इसके हिसाब से इसको कंटेंट दिखाए, फिर ये बंदा प्लेटफॉर्म पे ज्यादा टाइम रहेगा, फिर एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बढ़ेगा। तो सुबह उठते वक्त आप जब कोई मोबाइल ऐप खोलते हो तब हो जाता है। उसके बाद अब अभी तो हर एक कीबोर्ड भी स्मार्ट कीबोर्ड हो गया है कि आप कोई भी अगर हेलो गुड मॉर्निंग भी लिखते हो, गुड लिखने के बाद मॉर्निंग ऑटोमेटिक सजेशन में आ जाता है, वहां पे एआई है। ये सब करने के बाद आप जब काम को चले जाते हो तब रास्ते में जो सिग्नल्स है अभी वो भी एआई पे चल रहे हैं कि कौन से लेन में कितना ट्रैफिक है, उसके हिसाब से कौन से सिग्नल को कितना टाइम रेड रखे, कितना टाइम ग्रीन रखे, ये भी पूरा एआई पे चल रहा है। जब आप काम पे जाओगे तब वहां पे अलग अलग टूल्स आ गए हैं। अभी जो इमेज एडिटिंग है, अभी आप जो सोशल मीडिया पे देखते हो, जनरल आपका अगर डॉक्यूमेंट राइटिंग का भी काम है तो चैट जीपीटी जैसे टूल्स, डाली जैसे टूल्स जो इमेज जनरेशन के काम आते हैं, जनरल डेटा क्रंचिंग के टूल्स, जो लोग आपको बोलते हैं कि अभी तक का आपका रेवेन्यू इतना है, अगले एक सप्ताह में इतना होगा, अगले एक महीने में इतना होगा, ये पूरे डेटा प्रेडिक्शन के टूल्स, ये सभी एआई ही है। आपके काम में एआई कहाँ इस्तेमाल होता है? अभी हम बहुत अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। अभी हमने रिसेंटली काम किया था जहाँ पे हमने उनको एक सेंसर और सॉफ्टवेयर बना के दिया था जिससे वो समझ सकते हैं कि दूध कितना प्योर है, उसमें कोई मिलावट है या नहीं है। इस चीज को पहले 7 दिन लगते थे, अब ये कुछ सेकंड के ऊपर आ गया है। तो ये एक चीज है। फिर इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में हम लोग काम करते हैं कि कौन सा पार्ट कैसे बनाए, किस मशीन पे बनाए, मटेरियल का वेस्टेज सबसे कम कहाँ पे हो। इसके बाद हम लोग लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ काम कर रहे हैं कि अगर कोई खराब होने वाला पेरिशेबल माल है तो उसको कम से कम टाइम में कहाँ तक पहुंचाए। अगर किसी जगह पे ज्यादा स्टॉक है, किसी जगह पे कम स्टॉक है, तो उनको उसी वक्त बताए कि अभी आप एक ट्रक हायर कर लो, इसको यहाँ से दूसरे जगह पे शिफ्ट करो, उसका जो कॉस्ट है वो भी आपके प्रॉफिट से मैच कर सकता है। तो रियल टाइम ये सब एनालिसिस। उसके बाद हम लोग अभी जनरेटिव एआई, इस एरिया में भी हम लोग अभी बहुत काम कर रहे हैं। इसके अलग अलग एप्लीकेशंस, मतलब अभी वकीलों के लिए चैट जीपीटी, जहाँ पे वो जो इनिशियल ड्राफ्ट होता है वो 80% एक समान ही होता है अलग अलग एप्लीकेशंस में। मतलब अगर आप एक प्रॉपर्टी एग्रीमेंट कर रहे हो, उसमें से थोड़े आप अगर नमूने छोड़ दोगे तो बाकी का पूरा ड्राफ्ट सेम ही रहता है जनरल। तो वो पूरा ड्राफ्ट ऑटोमेट हो सकता है क्या? इससे कॉस्ट कम हो सकती है क्या? किसी बंदे को काफी सस्ते दाम में ये पूरा ड्राफ्ट करके मिल सकता है क्या? ऐसे सब चीजों में हम लोग काम कर रहे हैं। और भी देश के सेवा में हमें और काम करना है। अभी हम लोग डिफेंस, जनरल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, ऐसे सब प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं अपने देश के भी। विनय फडणीस, हमारे श्रोताओं के लिए बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी सप्ताह चिकित्सा जगत को एक गहरी क्षति पहुंची जब एक लौ हमेशा के लिए बुझ गई। प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ, चेन्नई स्थित विट्रियो रेटिनल सर्जन डॉक्टर एस बद्रीनाथ ने इहलोक में अपनी अंतिम सांस ली। उन्हें पद्म भूषण और डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। अनगिनत लोगों को दृष्टि प्रदान करने वाली इस विभूति को पत्रिका की विनम्र श्रद्धांजलि। कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। इस माह के कुछ खास दिन हमें इसी तथ्य से अवगत कराते हैं। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, न्यूमोनिया डे और एपिलेप्सी डे हमें स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत सारे संदेश देते हैं सकारात्मक रूप से।
सकारात्मक संदेश हमें वो वैज्ञानिक भी देते हैं जिन्होंने इस देश की विज्ञान प्रगति की गाथा में एक सदी भर योगदान दिया और देते रहे वर्तमान दशकों तक। डॉक्टर शंकर पुरुषोत्तम अघरकर, डॉक्टर जानकी अम्माल, डॉक्टर J.C. बोस, डॉक्टर आशिमा चटर्जी, डॉक्टर JBS हाल्डेन, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, डॉक्टर CV रामन, डॉक्टर बीरबल साहनी और डॉक्टर सालिम अली के अतुलनीय योगदान को विज्ञान भारती का नमन। मनोज माइंडकर और नीलम मलकानिया को अनुमति दें। नमस्कार।